हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के थर्ड लेक्चर की। तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या आता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में हम मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स, मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स के अलावा जो भी आपके पास माइक्रोब्स है जिनका साइज माइक्रोमीटर की रेंज में है उनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उसके बाद हमने बात की थी कि इसमें एसेलुलर भी होंगे और सेलुलर भी आपको देखने को मिलेंगे, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा था कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो माइक्रोब्स आपको सब जगह देखने को मिलते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में। इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड जैसे ह्यूमन में भी और प्लांट्स में भी ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो वहां पे भी आपको ये देखने को मिलते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस पे हमने बात की थी जहां पे और किसी लाइफ फॉर्म का रह पाना पॉसिबल नहीं है, पर माइक्रोब्स आपको वहां पे भी दिखाई देते हैं। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा अब बात की थी हमने कि माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए हम न्यूट्रिटिव मीडिया या कल्चर प्लेट के ऊपर ग्रो करते हैं। फिर हम बात कर रहे थे जिसमें से हमने फर्स्ट एस्पेक्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने देखा था कि इस टॉपिक को हम 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टॉपिक होता है आपके पास माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, सेकंड होता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, थर्ड इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, फोर्थ इज बायोगैस प्रोडक्शन, फिफ्थ इज बायो कंट्रोल एजेंट और सिक्स्थ वन इज बायो फर्टिलाइजर। इसमें से फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ये हमने देख लिया था। हमें इसकी एनसीईआरटी अभी रीड करनी है, तो आज की क्लास में हम इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे वो क्या है, आपके पास लैक्टोबैसिलस है। बेसिकली एक पूरा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया का, डेट इज नोन एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB। अगर हम इन बैक्टीरिया को देखें तो यहां पे हम बात कर रहे हैं LAB की, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। एक हमने देखा था लैक्टोबैसिलस, दूसरा लैक्टोकोकस लैक्टिस की हमने बात की थी। फिर हमने प्रोसेस डिस्कस किया था कि हम करेंगे क्या, मिल्क लेंगे, मिल्क को सुटेबल टेम्परेचर तक हीट करेंगे, मिल्क को सुटेबल टेम्परेचर पे पहुंचाएंगे, उसके बाद उसमें ऐड करते हैं हम इनोकुलम या स्टार्टर। इस इनोकुलम या स्टार्टर में आपको बहुत सारे एलएबीज देखने को मिलेंगे। इस इनोकुलम या स्टार्टर में बहुत सारे एलएबीज पहले से प्रेजेंट होते हैं। ये एलएबी क्या करेंगे, जब आप इसको सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे तो मिल्क में ग्रो करेंगे, और जब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो अगर ग्रो करता है तो वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे। तो बैच की क्लासेस इसी के साथ कंटिन्यूशन में हम अपकमिंग वीक में स्टार्ट कर देंगे। कुछ क्लासेस हम यहाँ यूट्यूब पे लेंगे, फिर उसके बाद आपको ऐप में वो क्लासेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम बात कर रहे थे LAB की, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करेंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, मिल्क प्रोटीन जो होती है, मिल्क प्रोटीन की कौन सी प्रोटीन की बात करेंगे हम, केसीन प्रोटीन की। ये केसीन प्रोटीन को बेसिकली पार्शियली डाइजेस्ट करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपको कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमने कर्ड से रिलेटेड बात की थी। कर्ड में होता क्या है कि इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात करते हैं कि ओवरऑल मिल्क के कंपैरिजन में न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे विटामिन B12 का अमाउंट ज्यादा होता है। ऐसे ही हमने बात की थी कि ये जो हमारे पास हार्मफुल होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके अगेंस्ट भी काम करता है, उनके साथ कंपीट करेगा। मिल्क में जो यहाँ पे जो आपके कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होंगे वो स्टोमक में उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करेंगे। यहीं से हम एक टर्म और देखते हैं, प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं। कई बार हम प्रोबायोटिक ड्रिंक्स को भी यूज करते हैं। तो एंटीबायोटिक तो हम सिलेबस में आगे डिस्कस करेंगे। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ऐसे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्प करते हैं। तो अलग अलग ब्रांड के आपको प्रोबायोटिक्स भी नाउअडेज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ब्रेड के बारे में बात की थी। ब्रेड में हमने देखा था कि फर्मेंटेशन किससे होता है, यीस्ट से होता है। और कौन सा यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की बात करेंगे, इसीलिए इस यीस्ट को बोला जाता है बेकर्स यीस्ट। यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो पफी अपीयरेंस आपको देखने को मिल रही है, तो पफी अपीयरेंस के पीछे का रीजन होता है कि वहां पे बहुत सारी CO2 गैस रिलीज होती है और CO2 गैस की वजह से आपको पफी अपीयरेंस देखने को मिलती है। सेम चीज हमने फिर डिस्कस किया था इडली और डोसा में। तो हमें याद रखना है कि जब हम ब्रेड की बात करते हैं तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी की बात करते हैं, पर जब इडली डोसा की बात करेंगे तो हम बात करते हैं फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, ल्यूकोनोस्टैक वगैरह की बात कर सकते हैं।
पफी अपीयरेंस देखने को मिलेगा, पर और पफी अपीयरेंस के लिए जो गैस है वो जो आपको ब्रेड में दिखाई देती है, सेम गैस सेम पाथवे होता है, मेटाबॉलिक पाथवे, फर्मेंटेशन यहाँ भी है, फर्मेंटेशन यहाँ भी है, तो आपको जो गैस रिलीज होती है वो हम CO2 की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और ड्रिंक, टोडी। टोडी आपकी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है जो कि पाम सैप के फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। कल हमने क्लास में इसको प्रोसेस भी डिस्कस किया था कि जो पाम ट्री होता है वहां पे कट लगा के सैप जब निकलता है तो उसको एक मटकी वगैरह में इकट्ठा कर लेंगे और नेचुरली वहां जो यीस्ट प्रेजेंट होता है या बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, इसको बेसिकली फर्मेंट करना स्टार्ट करेगा और एल्कोहल प्रोडक्शन होता है। हाँ, रिजल्ट के लिए बच्चा देखिए आज आप लोगों का रिजल्ट आया है तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा है। लिंक का थोड़ा सा साइट जो है वो बार बार क्रैश कर रही है, तो आपके पास जो अल्टरनेट लिंक है उस पर भी ट्राई करते रहिएगा। कई बार साइट क्रैश कर रही है तो आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीज में। उसके लिए ऑल द बेस्ट, जो भी आपका रिजल्ट रहे, और अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस से तैयारी के लिए लग जाइएगा। तो यहां हम बात करें टोडी की बात करेंगे। टोडी इज एल्कोहलिक ड्रिंक की बात कर रहे हैं हम। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था चीज से रिलेटेड, कि चीज का जो अलग अलग चीज में आपको टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट देखने को मिलता है वो अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम वहां बात कर रहे हैं। चीज में दो तरह की चीज की बात करेंगे, स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज में हमें याद रखना है कि स्विस चीज में जो फर्मेंटेशन होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, और इस चीज में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन की वजह से लार्ज होल्स दिखाई देते हैं। जबकि हम दूसरा रॉकफोर्ड चीज की बात करें तो यहाँ पे जो फर्मेंटेशन होता है वो फंगस से होता है। एनसीईआरटी में नाम नहीं है, पर फंगस कौन सी है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फ्लेवर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये कुछ चीजें डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि फर्मेंटेड फिशेस, सोयाबीन और बम्बू शूट से भी आपको यहाँ पे ये भी एज ए फूड यूज किए जाते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया है। टोटल ओवरऑल हमने बात की थी कि 6 टॉपिक्स है, उसमें से एक टॉपिक हम देख चुके हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। ये हम देख चुके हैं, 5 प्रोडक्ट्स की हम बात कर चुके हैं। अब हम इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे आज। तो जब हम एनसीईआरटी रीड करें तो आप साथ साथ में अपने एनसीईआरटी रीड करते चलिए। कोई टर्म अगर नहीं आए तो उसको मार्क करके रखना है और उस पर ध्यान देना है हमें। जैसे अगर हम बात करें बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स, कि मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स। मैक्रोस्कोपिक का मतलब यहां होता है जो साइज में बड़े होते हैं। माइक्रोब्स आर द, अगर बड़े प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ दिया जाए तो माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11। अब देखिए माइक्रोब से रिलेटेड हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर है, और कई बार क्या होता है कि इंटरलिंक क्वेश्चन जब आता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो वो थोड़ा सा हमें फोकस करना है। 3 चैप्टर कौन कौन से, एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइक्रोब्स की बात की गई है, इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में माइक्रोब्स की बात की गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां हम जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहां भी है। इसके अलावा थोड़ा बहुत पार्ट अगर हम देखें जो आपकी सेल वाली यूनिट है जो अभी हम पैरेलल में कर रहे हैं, वहां पे भी प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार यहां से लिंक कर दिए जाते हैं। तो ये चारों चैप्टर्स हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहां 2 क्वेश्चंस है, और अब हमें इंडेक्स क्वेश्चंस देख के चलने हैं या फिर एनसीईआरटी के बीच बीच में क्वेश्चन, क्योंकि इस बार के पेपर में भी जो आपका डायबिटीज वाला क्वेश्चन है, इंसुलिन वाला क्वेश्चन है कि डायरेक्टली इंसुलिन जो है वो ओरली इंजेक्ट क्यों नहीं की जा सकती, ये बायोटेक्नोलॉजी में लिखा गया था क्वेश्चन की फॉर्म में, और वो क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे हम वो क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस करते हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मुझे ड्रॉप करने हैं कि यहाँ कौन सी की बात कर रहा है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन से विच किंगडम अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करें व्हिटेकर के अकॉर्डिंग, उसमें से कौन कौन से किंगडम में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है, तो आपको इन दोनों के आंसर मुझे ड्रॉप करने, विच आर द वंस दैट आर
ओनली माइक्रोस्कोपिक, किस सिर्फ जिसमें माइक्रोब्स ही आ रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे ड्रॉप करने। आगे अगर हम बात करें, फिर हमने माइक्रोब्स का हैबिटाट डिस्कस किया था, तो साथ में नोट्स में भी देखते रहना कि क्या क्या हमने बात की थी। नोट्स में जब हमने लिखा था कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, माइक्रोब्स आपको सारी जगह देखने को मिलते हैं। सॉइल में देखने को मिलेगा, वाटर में, एयर में, इसके अलावा इनसाइड आवर बॉडीज एंड डेट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, हमारी बॉडी में मिलता है तो वो बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। जैसे कुछ अपेंडिक्स में मिलते हैं या कुछ गट में मिलते हैं, वो बेनिफिशियल भी है, तो कुछ पैथोजेंस जो है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। ये ऐसी साइट्स पे भी होते हैं जहां पे और कोई लाइफ फॉर्म देखने को नहीं मिल सकती, जैसे साइट्स सच एज डीप इनसाइड द गीजर्स, जो हमारे गीजर्स होते हैं, जहां थर्मल वेंट्स की बात कर रहे हैं, जहां पे टेम्परेचर वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी गर्म करना तो इतना टेम्परेचर तो चाहिए हमें। अब ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे थर्मोफाइल्स। इसके अलावा डीप इन द सॉइल अंडर मेनी लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक एंड इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। इसके अलावा हाईली सैलाइन एनवायरनमेंट में मिल सकते हैं, इसके अलावा हाईली सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी मिल सकते हैं। तो अभी हमने बात की है माइक्रोब्स आर डाइवर्स। क्या क्या आता है माइक्रोब्स में? प्रोटोजोआ आ सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड आल्सो प्रियन दैट आर प्रोटीशियस इन्फेक्शियस एजेंट। तो यहां से हमें क्लियर है कि एसेलुलर वाले भी आएंगे, सेलुलर वाले भी आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी इसमें इन्वॉल्व है, तो यूकैरियोटिक सेल भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब ये मेनली किस पे बेस्ड है? साइज के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक रेंज में अगर साइज है तो ये आपको वहां पे माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करनी है। फिर हमने बात की थी कि माइक्रोब्स को कई बार आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। क्यों बनाते? क्योंकि नेकेड आई से तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, अगर हमें स्टडी करना है तो हमें उसकी कॉलोनीज बनानी पड़ेगी और ये कॉलोनीज हम देख सकते हैं। दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। पर सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन कल्चर्स को हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे डायग्राम की डिस्कस करें, तो ये थोड़ा सा आपको डायग्राम भी ध्यान रखना है और उसके कुछ कैरेक्टर्स भी ध्यान रखते हैं। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं बच्चा कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके कुछ शेप्स की बात करते हैं, बेसिलस की बात करते हैं, कोकस की बात करते हैं, विब्रियो या स्पाइरलम की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिलस की बात करें तो बेसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो रोड शेप, तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे रोड शेप बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। बट ये बैक्टीरिया आपको ऐसे ही नहीं दिखाई देंगे। फर्स्ट जो फिगर दे रखा है एनसीईआरटी का, वो बैक्टीरिया की बात करता है। बैक्टीरिया में दो फिगर दे रखे हैं पहले, और फिर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को बताया गया है। अगर पहले फिगर को आप देखेंगे, हमें हर एनसीईआरटी का हर फिगर और उसकी सारी मार्किंग्स कवर करके चलना है पूरे थ्रू आउट द सिलेबस। सब फिगर को देखना है और उसके साथ साथ उनमें कौन कौन सी चीज को मार्क किया गया है। तो पहला अगर आप बैक्टीरिया को देखोगे तो बैक्टीरिया आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। ये जो साइज है वो कब दिखाई देगा? जब आप 1500x पे जूम करेंगे। जैसे हम फोन वगैरह में जूम करते हैं कि 1x 2x या कुछ फोन में 100x तक भी बात करते हैं आजकल। तो कितना जूम किया है हमने? 1500x पे जूम किया है, मैग्नीफाई किया है, तब आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अभी भी ऊपर से दिखाई दे रहा है, उसके ऑर्गेनेली या अंदर की स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती है। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या और बहुत ज्यादा जूम करना पड़ेगा। दूसरा हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका बेसिलस। दूसरा हम बात करते हैं स्फेरिकल या कोकस बैक्टीरिया की। तो सेकंड अगर आप देखोगे स्फेरिकल शेप्ड मैग्नीफाइड अगेन 1500x। तो आप ये देखे हुए ये कितने एक्स पे है? 1500x पे है। ये भी 1500x पे है, मतलब 1500 टाइम आपने जूम किया है तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर बाहर से सरफेस दिखाई दे रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको और बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको जूम और बढ़ाना पड़ेगा बेसिकली, और मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो और मैग्नीफाई की अगर हम बात करें बैक्टीरिया में किसी स्ट्रक्चर, जैसे रोड से बैक्टीरिया यहां पे दिखाया गया है और उसमें एक स्ट्रक्चर की बात की गई है फ्लैजिला की।
अगर आप फ्लैजिला को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको जूम करना पड़ेगा 50,000 एक्स पे। ये जो जूम दिखाया गया है फ्लैजिला अगर सेल ऑर्गेनली मतलब अगर हम बात करें तो कितना एक्स पे देखना पड़ेगा, 50,000 एक्स पे जूम करके आपको देखना पड़ेगा। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि नेकेड आई से देख पाना पॉसिबल नहीं है और इतने छोटे साइज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको माइक्रोब्स में इंक्लूड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ वायरसेस की बात की गई है यहां पे। जैसे फर्स्ट जो दिया गया है वो बैक्टीरियोफाज दिया गया है। फर्स्ट वायरस जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, बैक्टीरियोफाज के बारे में बात की गई है। बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर पे हम यहां ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो वहां हम बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ डिटेल स्ट्रक्चर की, हेड क्या होता है, कॉलर क्या है, टेल क्या है, ये सब हम कहां डिस्कस करेंगे, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट हमें याद रखना है कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है। बैक्टीरियो मतलब यहां क्या मतलब है, बैक्टीरिया। फाज मतलब बेसिकली हम उनकी बात करते हैं जो ईटिंग या फूड की बात करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो किसको इन्फेक्ट, सॉरी ऐसे वायरसेस जो किनको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज क्या है, ऐसे वायरसेस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज। दूसरा आप देखोगे ये है एडिनो वायरस। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एडिनो वायरस। इसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं एज ए वेक्टर। इनको हम ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, पर ध्यान रखना वेक्टर की जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इनका पैथोजेनिक पार्ट हटा देते हैं, जिससे हमें डिजीज हो रही है उस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं और बाकी पार्ट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है। इसके बारे में भी मैं इस चैप्टर में डिस्कशन में नहीं कर रहा क्योंकि हमने कल ही डिसाइड किया था, डिस्कस किया था कि जो भी डिजीजेस से रिलेटेड पार्ट है वो सारा हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में करेंगे। पर यहां याद रखना कि एडिनो वायरसेस जो है मैं वहां भी डिस्कस करूंगा इस चीज को कि ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। और तीसरा जो हमारा फेवरेट है, कई बार हम थ्रू आउट द सिलेबस इसके बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे काम करता है, इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स की बात करेंगे, जो आपका आरएनआई टेक्निक है वो बीसी में बात करेंगे। तो ये जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन सा वायरस की बात करेंगे, रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी। अब इस तरह के स्ट्रक्चर देखने के लिए अब हमें पता है कि बैक्टीरियल सेल के कंपैरिजन में भी वायरल सेल बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो जब हम बैक्टीरिया में ही 50,000 एक्स तक पहुंच गए थे फ्लैजिला वगैरह देखने के लिए, तो हमें वायरस के लिए और ज्यादा जूम करना पड़ेगा और ज्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो यहां जो रेंज हमारे पास देखने को मिल रही है वो है 1 लाख टू 1,50,000 एक्स। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि नेकेड आई से देख पाना क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना जूम कर पा रहे हो तब आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। और डिटेल स्ट्रक्चर के लिए इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन करेंगे तो हम अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ पाएंगे। तो ये हमने बात की है कुछ डायग्राम्स की। इसके अलावा एक डायग्राम बैक्टीरियल कॉलोनी और फंगल कॉलोनी की भी बात की गई है। ये स्ट्रिक से हमने बैक्टीरियल, ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो बैक्टीरियल कॉलोनी है, और ये वाला जो डायग्राम है, फर्स्ट जो डायग्राम है वो किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, और सेकंड जो डायग्राम है वो आपका फंगल कॉलोनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके बारे में भी हम आगे और डिस्कशन में लेते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया कॉलोनी को कैसे काउंट करते हैं ये भी हम इकोलॉजी में पॉपुलेशन डेंसिटी वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे अभी हम इतनी ही बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में यहां पे इन पे बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें इन चैप्टर 7 जो हम आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की बात करेंगे। यू हैव रीड जो हम आगे करेंगे, माइक्रोब्स कॉज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग। यहां पे इस चैप्टर में भी एक डिजीज की बात की गई है, एडिनोवायरसेस से जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है वो भी हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दे ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्पेशली प्लांट डिजीजेस थोड़ी सी याद रखना, या फिर सिट्रस कैंकर की जो हम बात करते हैं कई बार वो पूछ लिया जाता है। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि सारे के सारे माइक्रोब्स हार्मफुल है। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मेन इन डाइवर्स वे। Some of the most important contribution of microbes to human welfare are discussed in this chapter. तो यहां वन बाय वन हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स की।
चलिए हम हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। 5 प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात की थी, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स derived from them every day. A common example is the production of कर्ड फ्रॉम द मिल्क। तो फर्स्ट एग्जांपल यहां पे क्या डिस्कस किया गया है, कर्ड के बारे में बात की गई है। क्या क्या बात की गई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस। एग्जांपल एक तो क्या दिया गया है, लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स। अदर्स में हमने एक नाम देखा था, हमने कौन सा नाम देखा है, लैक्टोकोकस लैक्टिस। इसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया और हैं, कॉमनली कॉल्ड, इस ग्रुप की पूरे ग्रुप का नाम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB की बात कर रहे हैं। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्टेड टू द कर्ड। अब प्रोसेस की बात की गई है, जो हमने मैकेनिज्म देखा था। ड्यूरिंग ग्रोथ LAB क्या करते हैं, LAB प्रोड्यूस एसिड्स। कौन से एसिड की बात करेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो कौन से एसिड की बात की जा रही है यहां पे, लैक्टिक एसिड की बात की जा रही है। दैट कोगुलेट एंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। इस पे हमें फोकस करना, ये पूछे जाने के चांसेस रहते हैं कि क्या किया जाता है। अब इस लाइन में क्या किया जाता है, पार्शली को कई बार कंप्लीटली से चेंज कर दिया जाएगा, प्रोटीन को। यहां दो चीजें बदली जा सकती है, एक जो वर्ड बदला जा सकता है दैट इज योर पार्शली, इसको कई बार कंप्लीटली से चेंज कर दिया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स के लिए वो कई बार मिल्क शुगर या लैक्टोज वगैरह लिख देते हैं, या मिल्क फैट लिख दे, इस तरह के चेंजेस यहां पे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ LAB which at suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improve its nutritional quality। तो यहां प्रोसेस दिया गया है, उसके बाद में लास्ट की 2 लाइन में बेनिफिट्स बताए गए हैं। पहला बेनिफिट क्या है, ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करता है। क्या किया जाता है यहां पे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये हमें ध्यान रखना है, ये एक दो बार नीट में पूछा भी जा चुका है पिछले कुछ सालों में। इन आवर स्टोमक, इसके अलावा क्या करता है हमारे स्टोमक में, द LAB प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में बात की। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था, कर्ड के बारे में यहां मेंशन किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली, इनकी बात की थी हमने, इज आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। अब एनसीईआरटी सिर्फ बैक्टीरिया की बात करती है, इससे करवाया जा सकता है, बट एनसीईआरटी में मेनली बैक्टीरिया ही दिया गया है। तो इडली डोसा के लिए हम क्या याद रखते हैं, बैक्टीरिया, जबकि ब्रेड के लिए हम यीस्ट की बात करते हैं। पफी अपीयरेंस के लिए लॉजिक सेम है, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। कौन सी गैस की बात करेंगे, CO2 गैस। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो फर्मेंटेशन की हम बात करते हैं यहां पे, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। ये बैक्टीरिया कहां से आते हैं, तो ये बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर भी हमें मार्क करने। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे की बात करेंगे, तो पाथवे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस पाथवे को रेस्पिरेशन प्लांट्स में और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशन कम फ्रॉम, हम ऐड नहीं करते हैं, नेचुरली सराउंडिंग में ये बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वहीं से ये अपने आप वहां पे ग्रो करते हैं, हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था इडली और डोसा के लिए। उसके बाद यहां बात की गई है, जो हमारा, हमने बेसिकली ब्रेड को पहले डिस्कस किया था, यहां पे ब्रेड को बाद में डिस्कस किया गया। सिमिलरली डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट। अब जब वो यहां यूज किया जा रहा तो उसको बेकर्स यीस्ट बोलेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे
जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए, तो वहां पे हम उसको ब्रूवर्स यीस्ट बोलेंगे, क्योंकि वो ब्रूविंग इंडस्ट्री में काम आ रहा है। यीस्ट एक ही है, दो जगह काम आता है, इसके अकॉर्डिंग उसका नाम वेरी करता है। कौन सी यीस्ट की बात कर रहे हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट की अगर हम बात करें तो यीस्ट कौन सा है हमारे पास? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसमें भी आपको पफी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। सेम रीजन होगा, कौन सी गैस होगी? CO2 की वजह से आपको पफी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें और कुछ ड्रिंक्स की बात की गई है, जिसमें से एक हमने डिस्कस किया था टोडी। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स are also fermented by fermentation, also made by fermentation by the microbes। अब टोडी के लिए बात की नहीं गई है, पर हम यीस्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट ड्रिंक है हमारी टोडी, ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में मिलती है, सदर्न कुछ स्टेट में आपको ये देखने को मिलता है, वहां पे ये यूज किया जाता है। इज मेड बाय फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम, कहां से सेप? पाम, पाम सेप से। अब वो कौन सा पाम है, इसके अकॉर्डिंग उसका अल्कोहलिक कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ चीजों पे हमने और डिस्कस किया था कि कुछ चीजें और है जिनसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे फिशेस है, बैम्बू शूट्स है, सोयाबीन है, इनको भी फर्मेंट किया जाता है। तो यहां हम बात करेंगे माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, मेनली कोस्टल रीजन में यूज की जाती है। इसके अलावा सोयाबीन और बैम्बू शूट्स टू मेक फूड, अलग अलग पार्ट में ये भी किया जाता है। इनके लिए ज्यादा डिटेल में यहां पे बात नहीं की गई है। बट फिर बात की गई है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, चीज। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चीज में अगर हम बात करें, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज। और लगभग हम बहुत पुराने टाइम से, 2000 साल के आसपास से, या वो हो सकता है आई गेस उससे भी पहले टाइम से चीज यूज करते आ रहे हैं। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज, आई एम श्योर कि आपने भी अलग अलग वेराइटीज का चीज खाया होगा। तो जो चीज हम अलग अलग वेराइटी का अलग अलग टेस्ट के लिए खा रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे यूज किया गया है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय द देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब कैसा वो आपको फील दे रहा है, हार्ड चीज है, सॉफ्ट चीज है, ठीक है। इसके अलावा फ्लेवर, फ्लेवर में हम टेस्ट के साथ साथ अरोमा की भी बात करते हैं, और 5 बेसिक जो टेस्ट है उनकी बात करते हैं। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, कि ये स्पेसिफिसिटी कहां से आएगी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने वहां पे यूज किया है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन, कौन सी चीज की बात कर रहे हैं हम? स्विस चीज। दो चीज के बारे में हमने पढ़ा है, स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज। तो पहला चीज के बारे में बात की गई है स्विस चीज। द लार्ज होल इन द स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। कौन सी गैस जो बात की गई है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे CO2 की बात की गई है। एक चीज याद रखना, जो माइक्रोब्स है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करता है कि आप, एक तो माइक्रोब्स कौन सा है, मेथनोजन है, एरोबिक है, एनारोबिक है, किस नेचर का माइक्रोब्स है, लैक्टोबैसिलस है या फिर ईस्ट है। तो एक तो माइक्रोब्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एज ए रॉ मटेरियल डाइजेस्ट करने के लिए दे क्या रहे हैं, किस तरह का मटेरियल आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सेलुलोजिक मटेरियल है, नॉन सेलुलोजिक मटेरियल है, तो उसके ऊपर उसकी गैस का डिपेंड करता है। तो दो तरह की गैसेस मेनली हम बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, और मेथेन वगैरह को भी हम आगे बायोगैस में डिस्कस करेंगे। तो होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल इन द स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय ए बैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरियम की बात करेंगे? नेम्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये हमें थोड़ा सा बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, बैक्टीरिया है ये तो याद रह ही जाएगा, क्योंकि प्रोपियोनी बैक्टीरियम की बात कर, बैक्टीरियम बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, डेट इज रॉकफोर्ट चीज। सेकंड चीज जो हमने डिस्कस की थी, द रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज के लिए हमें याद रखना है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये आपकी
फंगस का नाम है। द रॉकफोर्ट चीज आर राइपन बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई। फंजाई एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, पर हमें नाम याद रखना, ताकि कई बार हमें पेनिसिलियम रॉकफोर्टी अगर याद है तो उससे हेल्प मिलती है किस चीज में, कि आप ये बता सकते हो कि ये फंगस की बात कर रहा है। ऑन देम विच गिव देम ए पर्टिकुलर, फंगस की वजह से आपको यहां पे पर्टिकुलर फ्लेवर दिखाई देता है। तो ये जो हमारा ओवरऑल टॉपिक है बच्चा, उसमें से हमने फर्स्ट टॉपिक माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या किया है, जो हमारे ओवरऑल इस चैप्टर में 6 सब टॉपिक है, उसमें से फर्स्ट टॉपिक था हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, उसको कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन हम हमारा देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज ए प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, कि इनमें से कौन सा माइक्रोब ऐसा है जो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। तो फर्स्ट फंगाई, फंगाई तो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है। फंगाई क्या है आपका, यूकैरियोट में आएगा। माइक्रोब्स में किस में आता है, यूकैरियोट्स में। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में। प्रोटोजोआ अगेन यूकैरियोट्स की बात करेंगे। प्रियॉन्स, ये जो हमने ई सेल्यूलर वाली कैटेगरी पढ़ी थी उसमें आता है, और व्हिटेकर के अकॉर्डिंग तो ये इंक्लूडेड कहीं पे क्लासिफिकेशन में नहीं है, बट हमने पहले डिस्कस किया था कि माइक्रोबायोलॉजी में हम व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन की ज्यादा डिस्कशन में नहीं लेंगे। तो आंसर क्या होगा, प्रियॉन्स की बात करेंगे। प्रियॉन्स क्या होता है, क्लियर है हमें। प्रियॉन्स क्या होता है, बेसिकली मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है, कि कई बार जो प्रोटीन होती है वो फोल्डिंग ढंग से नहीं हो पाई है और वो कहीं ना कहीं जाके एक्यूमुलेट कर देता है, किसी फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है वो प्रियॉन्स वाली डिजीजेस की हम बात करेंगे। इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कशन में लेंगे। तो यहां पे हमने बात की प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, 3 चीजों की बात करते हैं। वायरस, इस तरह के जो एसेलुलर है उसमें 3 की बात की थी, वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस तरह की जब स्टेटमेंट हो तो हमें करना क्या है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर एंड एयर। देखिए, अब ये स्टेटमेंट सही है तो हमें ये देखना होता है कि वो ट्रू या फॉल्स की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो ट्रू स्टेटमेंट है, अगर इनकरेक्ट नहीं पूछा है तो यहां हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो अप्रोच क्या लेके चलनी है बच्चा, जो हमें मार्क लगा रहे हैं वो हमेशा पीछे की तरफ लगाइए। क्यों, क्योंकि कई बार हम यहां अगर मार्किंग कर देते तो फर्स्ट हम कई बार गलती से, अगर आंसर जैसे ये सही है तो कई बार हम वही आंसर ओएमआर में फिल कर देते। तो ये गड़बड़ या सिली मिस्टेक से अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करेंगे हमेशा पीछे की तरफ मार्क करें। आर प्रेजेंट इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 100 डिग्री। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, एट आर प्रेजेंट अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक। ये भी सही है। आर प्रेजेंट इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, चारों स्टेटमेंट सही है हमारे पास। ए एंड बी ओनली नहीं होगा, ए बी सी ओनली नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ वन इज करेक्ट, कि यहां पे चारों स्टेटमेंट ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब भी करेक्ट इनकरेक्ट पूछे इस तरीके से मार्क कर लेना है पहले ही। अब करेक्ट है तो हम पीछे की तरफ मार्किंग करेंगे, अगर इनकरेक्ट है तो आगे आंसर मार्क कर देंगे। पहला है, माइक्रोब्स आर ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या ये सही है? हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोब्स में प्रोकैरियोट्स आते हैं, तो यूकैरियोट्स में भी फंजाई और प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा की हमने बात की थी, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो यही हमारा
आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। माइक्रोब्स में बी वायरसेस, पॉसिबल है। बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ और फंजाई। ये देखिए, ये यूकैरियोट्स के एग्जांपल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। वायरस आर सिंपली न्यूक्लिक एसिड और उसमें भी लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए की हम बात करते हैं। दूसरा प्रियॉन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरॉइड्स आर, जो वायरॉइड्स है आर नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वायरॉइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? फर्स्ट है वायरॉइड्स आर नॉट केमिकली न्यूक्लियोप्रोटीन। अब न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब तो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड भी है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड भी है प्लस प्रोटीन भी है। बट वायरॉइड्स में तो ऐसा नहीं होता, और क्वेश्चन में नॉट दिया गया है कि, तो ये बात तो सही हो गई। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है। वायरॉइड्स कॉज प्लांट डिजीजेस, पोटैटो में हम बात करते हैं स्पिंडल ट्यूबर की, तो वहां होता है। वायरॉइड्स कंसिस्ट सोली ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, ये भी सही है। वायरॉइड्स रिक्वायर हेल्पर वायरस टू इन्फेक्ट होस्ट प्लांट्स, वायरॉइड्स की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? नॉट केमिकली न्यूक्लियो प्रोटीन्स, तो सही बात है ये तो, क्योंकि न्यूक्लियो प्रोटीन्स के लिए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों चाहिए, और वायरस में तो सिर्फ आरएनए होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट है वायरस में कंटेन डीएनए और आरएनए, पॉसिबल है, आइदर डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं हो सकते। सेकेंड, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ ए वायरस इज सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट, सही है। वायरस मल्टीप्लाई आउटसाइड लिविंग होस्ट, वायरस कभी भी बॉडी के बाहर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वो हमेशा होस्ट के अंदर ही मल्टीप्लाई करता है। इसीलिए तो हम बात करते थे कि वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि बाहर वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो ये नॉट ट्रू है। तो ट्रू क्या होगा? वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, कैसे कैसे माइक्रोब्स काम करते हैं, उनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां इस कैटेगरी से हम देखेंगे, द इनोकुलम। इनोकुलम क्या होता है? थोड़ा सा जो हम दही ऐड कर रहे हैं, इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। द टर्म इनोकुलम हियर रेफर्स टू, इनोकुलम का क्या मतलब है? ए स्टार्टर रिच इन विटामिन B12, फाइनल कर्ड रिच होता है, यहां पे नहीं होगा इतना। उसके अलावा ए स्टार्टर रिच इन प्रोटीन, ए स्टार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ LEB, ताकि जब वो मिल्क में जाए तो सूटेबल टेम्परेचर पे ग्रो करके बहुत सारा लैक्टिक एसिड बनाए और वो मिल्क में जो प्रोटीन है केसिन उसको पार्शली डाइजेस्ट कर सके। तो यही आपका आंसर होगा। फर्स्ट से नहीं बात करनी है, उसमें इतना विटामिन B12 नहीं होगा, माइन्यूट क्वांटिटी में हम बात करते हैं कि दही में होगा, पर जब अब इनोकुलम ले रहे, स्टार्टर ले रहे, तो उसका अमाउंट बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स, की कौन सा फूड आइटम इनमें से माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रोब के फर्मेंटेशन एक्टिविटी की वजह से बनता है? तो हमने बात की थी इडली, इडली में बनता है ल्यूकोनोस्टैक या फिर बैक्टीरिया सिंपली। डोसा, इडली डोसा के लिए दोनों में बैक्टीरिया की बात की थी। टोडी के लिए हम बात करते हैं यीस्ट वगैरह की, या फिर और चीज, बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों की बात करें। तो आंसर क्या होगा? ए, बी, सी एंड डी, चारों आपको माइक्रोब्स की एक्टिविटी यहां पे चारों में दिखाई देती है। ये चारों हाउस होल्ड वाली कैटेगरी में हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभी जो हमने बात की थी, बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाय, कि जो स्विस चीज आप देखोगे
तो उसमें बड़े बड़े जो छेद दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वहां मेटाबॉलिज्म होगा तो वहां पे जो गैस बनेगी वो CO2 गैस होगी और उसका अमाउंट ज्यादा होगा, ज्यादा CO2 बनेगी तो आपको बड़े बड़े छेद दिखाई देंगे। तो बैक्टीरियम डेट प्रोड्यूस ए मशीन से नहीं बनाए जाते हैं, वो कोई डिजाइन नहीं है। ए बैक्टीरियम डेट प्रोड्यूस मेथेन गैस, यहां पे मेथेन की बात नहीं करेंगे, वो हम बायोगैस में या गोबर गैस में डिस्कस करेंगे। ए बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और बैक्टीरियम का नाम होगा प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये हमें याद रखना। तो आंसर क्या होगा, थर्ड। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, की इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लैक्टोबैसिलस, की लैक्टोबैसिलस के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला है कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक बड़ा ग्रुप है जिसका एक एग्जांपल लैक्टोबैसिलस है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, देखिए आप पार्शियली डाइजेशन की बात की गई है मिल्क प्रोटीन की, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रोड्यूस एल्कोहल, एल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, यहां एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है। पहला है डो इज ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट, ओके। टोडी ए ट्रेडिशनल ड्रिंक इज डेवलप्ड बाय फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम, ये भी सही है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस रेफर्ड एज बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट या ब्रूअर्स यीस्ट दोनों डिस्कस कर सकते हैं इसको। इन स्विस चीज द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अकर बाय फंजाई, ये फंजाई नहीं होती है, क्या होता है, बैक्टीरिया। कौन सा, प्रोपियानी बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम। तो आंसर क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ये तीनों सही है, तो A, B एंड C ओनली। ये हम आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अपकमिंग क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपके नीट 2025 में पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखें तो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज, अब इतना बड़ा मार्क करके दिया है, नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, की इनमें से कौन सा माइक्रोब ऐसा है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में काम में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एस्परजिलस नाइगर की। एस्परजिलस नाइगर जो है वो किसके काम आता है, सिट्रिक एसिड में, इसका काम क्या होता है, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन। अब एस्परजिलस नाइगर को देखिए और सिट्रिक एसिड इंडस्ट्रियल स्केल पे होगा, तो ये हमारे आंसर में इंक्लूड होना चाहिए, नॉट इन्वॉल्व है। लैक्टोबैसिलस ये मिल्क में काम आता है जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की अगर हम बात करेंगे तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए की बात करेंगे। यहां हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा, साइक्लोस्पोरिन, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, तो ये भी आंसर में इंक्लूड होगा क्योंकि हाउस होल्ड प्रोडक्ट नहीं है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, अब सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी क्या है, आपके ब्रेड में भी काम आ रहा है तो अल्कोहल में भी काम आता है, तो हाउस होल्ड में ये इन्वॉल्व तो है। और प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, इन दोनों में से अगर देखिए ये 50-50 वाला केस था, पर अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा तो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी ये आपका स्विस चीज सॉरी, तो ये तो नहीं होगा, तो हमें आंसर ढूंढना, A एंड B नहीं हो सकता क्योंकि B नहीं है, C एंड D, C है, D, बट D पार्शियली ट्रू है। C एंड E, E नहीं हो सकता, एक बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है, A एंड C, तो इस 50-50 वाले केस को हम रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि ब्रेड वाली चीज तो है, ब्रेड तो ब्रेड जो है वो हाउस होल्ड में यूज की जाती है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर क्या होगा, ANC ओनली। तो ये हमने हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जहां से इस बार आपको क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो थोड़ा सा इस चीज को एक बार एनसीईआरटी से और रीड कीजिएगा और नोट से अपने याद कीजिएगा। अपकमिंग क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। 3 चीजों की हमें बात करनी है कि कैसे आपका फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाई जाती है, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी है। वहां से भी इसी साल एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विद डिस्टिलेशन है या विदाउट डिस्टिलेशन, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे और हम कुछ केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।